तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में, इसकी जो जस्ट पहले वाली क्लास थे, उसमें हमने ढेर सारी चीज़ें देखी हुई थी। इसके पहले जो आज की क्लास में, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ मैं, यानी कि आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली थी, और उसकी जस्ट अगली क्लास में हमने जो धर्म थे, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सब धर्मों का कर दिया था हमने निपटारा। जो कि जिनने पिछला वीडियो ना देखा हो वो लोग जाके देख सकते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास हमारी कहे की होने वाली है। आज हमारी जो क्लास है स्पेशली होने वाली है मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। क्योंकि अगर आप एक चीज सोच पा रहे होंगे तो जब महाजनपद तो 16 थे, उन 16 महाजनपदों में मगध के ही उत्कर्ष का क्या कारण था? ऐसा क्या रीजन था कि मगध ही उन सब में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो अगर देखा जाए तो मगध ही उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था? इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो था उसके यहाँ जो शासक हुए ना, वो स्ट्रॉन्ग शासन। अगर आप देखेंगे कि आप किसी मजबूत व्यक्तित्व के इंसान को किसी कमजोर क्षेत्र भी दे देंगे ना, तो वो उस क्षेत्र का क्या करेगा? उत्थान करेगा और उसे मजबूत बना देगा। क्योंकि उसके मेंटेलिटी क्या है? मजबूती की ओर ले जाने वाली है। किसी ने इसलिए कभी कहा भी है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो इसका मतलब है कि जिंदगी जब खेल रही है तो आप लोग बेहतरीन खिलाड़ी है, इसलिए आपके साथ खेल रही है, तो कभी भी निराश नहीं होना है। तो वही वहां पर हुआ, जो वहां के शासक थे वो थोड़ा मजबूत हुए, जिससे कि मगध का उत्कर्ष हुआ। वहां की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहां पर गंगा एवं सोन नदी का किनारा पड़ता था, जिससे वहां की जो कृषि थी, वो जमीन थी, वो उपजाऊ थी। और जब किसान कहीं का भी हो, देश की अर्थव्यवस्था मेनली उस टाइम पे कृषि पर ही निर्धारित थी, और आज भी कृषि पर ही निर्धारित है। अगर कृषि अच्छी होती है, और कृषि कैसे अच्छी होगी? जहाँ पर पानी का अच्छा साधन होगा, तो वहां पर कृषि क्या थी? खेती अच्छी होती थी, वहां की जमीन उपजाऊ जमीन। इसके बाद अगर बात करें तो वहां पर टेक्नोलॉजी भी थी, क्योंकि वहां पर एक शासक हुआ अजातशत्रु, जिसने 2 शस्त्र भी चलाए थे, जिनको मैं आगे क्लास में बताऊंगा। तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं आज की क्लास में मगध का उत्कर्ष। किसका उत्कर्ष? मगध राज्य का उत्कर्ष। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अभी थोड़ी देर में कहेंगे कि मगध का उत्कर्ष का रीजन क्या है। मतलब मान लिया कि आपने कहा और हमने मान लिया कि मगध का उत्कर्ष हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये भी जानना भी तो जरूरी था, इसलिए मैंने वो चीजें आपको बताई। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में। अगर मगध की सबसे पहली बात करूं तो इस पर राजनीति शक्तियों का जो वो क्रम था वो बड़ा अच्छा था। मतलब वो लोग जितने हुए सब लोग, वो लोग स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोग हैं। तो अगर इसमें सबसे पहले वंश की बात की तो इसमें 3 वंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। कितने वंशों ने? 3 वंशों ने। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों कहते हैं। और इसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। और इसके बाद जो आपका है ये नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी। और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद, जिसको ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे। अगर मैं हर्यक वंश की बात करूं तो इसमें 4 शासक जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। एक तो पहला इम्पॉर्टेंट होता है, दूसरा और इसका जो लास्ट वाला होता है। तो जो सबसे पहला इसका शासन था, जो इसका फाउंडर था, वो था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद जो अंतिम शासक वो हुआ नाग दशक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। चलिए इसे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, चीजें आपका थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हर्यक वंश, क्योंकि फाउंडर किसी भी उसका हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो हर्यक वंश का फाउंडर था वो था आपका बिंबिसार। कौन माना जाएगा इसका फाउंडर? बिंबिसार। बिंबिसार बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हुआ। इसने 52 वर्ष शासन किया मगध पर, और इसने अपने राज्य का विस्तार न लड़ाई से किया न छल कपट से किया। इसने अपना दिमाग दौड़ाया और अपने राज्य को खूब विस्तार किया। इसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य का विस्तार किया। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग, मैं आपको बताऊंगा बिंदुसार को। अगर बिंदुसार की बात करें तो इसका जो पुत्र था अजातशत्रु,
क्या नाम था उसका? अजात शत्रु। इसके बाद इसका पुत्र बना अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इस बात को ध्यान रखिए। अजात शत्रु जो पहले था वो पहले जैन धर्म को मानता था, लेकिन इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और इसी के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, और ये एकदम छपा छपाया क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेगी कि पहली जो बौद्ध संगीति है वो किसके समय हुई? वो हुई आपके अजात शत्रु के समय। तो आपको अब समझ आ गया कि अजात शत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश था। अजात शत्रु के बाद जो हुआ शासक वो हुआ आपका उदयन। क्या हुआ? उदयन। और उदयन की बात जो हुआ, जो अंतिम शासक था उस वंश का, जिसका नाम था नागदशक। क्या नाम था जिसका? नागदशक। तो अगर बात की जाए हर्यक वंश के फाउंडर की, तो वो हो जाएगा बिंबिसार, यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक। बिंबिसार के बाद शासक अजात शत्रु, जिसके समय बौद्ध धर्म का पहली बौद्ध संगीति हुई, जिसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और जो अजात शत्रु के बाद शासक वो उदयन, और उदयन के 3 इंपॉर्टेंट थे। और इसके बाद जो इस वंश का अंतिम शासक था वो हुआ आपका नागदशक। नागदशक के बाद ही, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजात शत्रु ने। और अजात शत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने की। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगर हर्यक वंश की बात की जाए शिशुनाग वंश की, किस वंश की? शिशुनाग वंश की। क्योंकि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। और किसे मारकर किया? तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, तो नागदशक की हत्या करके इसने हर्यक वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश की स्थापना किस वंश के अंतिम शासक की हत्या करके की गई? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। और इसका जो पुत्र था कालाशोक, वो इसके बाद शासक बना। और कालाशोक यानी कि काले कपड़े पहन के शोक मनाना है आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था काला शोक कैसे याद रखेंगे, कि काले कपड़े पहन के शोक मनाएंगे। तो काला शोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। यहाँ पर मैंने आपको शायद गलत, हाँ पहली बौद्ध संगीति मैंने आपको बताया। मैंने सोचा कि मैंने अजात शत्रु के समय आपको पहली बौद्ध संगीति तो नहीं कह दी, क्योंकि कई बार गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो काला शोक के समय सेकेंड बौद्ध संगीति हुई। कौन सी बौद्ध संगीति? सेकेंड। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। तो ये चीजें आपको ध्यान हो गई ये। और अब ये 2 वंश पूर्णतः कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इनके बाद कालाशोक के बाद एक नया वंश बनता है, जिसका नाम होगा नंद वंश। और नंद वंश की जो स्थापना है वो करते हैं आपके महापद्मनंद। कौन करता है इस वंश की स्थापना? महापद्मनंद। और यही इसका फाउंडर हो जाएगा, यानी कि संस्थापक हो जाएगा। और इसके बाद जो हो जाएगा अगला शासक हो जाएगा घनानंद। घनानंद ने ही चाणक्य का अपमान किया था, क्योंकि उस समय सिकंदर भारत की तरफ तेजी से बढ़ता चला रहा था। और उस समय जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो आपका मगध महाजनपद ही था। इसलिए सिकंदर के रोकने के लिए चाणक्य घनानंद के पास आए। किसके पास आए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि चाणक्य घनानंद के समकालीन थे। तो नंद वंश की जो समापन है, नंद वंश को समाप्त किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और किसकी सहायता से किया? तो आपके चाणक्य की सहायता से किया। और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस बात को आप टोटली ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग आगे अब ये हो गया, देखिए आपके शासन का क्रम हो गया कि नंदवंश मतलब मगध क्यों सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि उसके जो शासक हुए वो बहुत ही स्ट्रांग हुए। अगर इसके बाद वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा जाए, यानी कि जो दूसरा पॉइंट होगा आपका उसके मजबूत होने का, वो था भौगोलिक स्थिति। एक तो वहाँ पर लौह अयस्क के भंडार पाए जाते थे, और जिस क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार पाए जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर आपका क्या कहते हैं, ढेर सारे हथियार बनाए गए, क्योंकि लोहे से ही हथियार बनाए जाते थे। तो जब हथियार बने तो युद्ध हुआ। और मान लीजिए हमें युद्ध में जाना, अब हमारे पास हथियार ही नहीं, कैसे लड़ेंगे?
मान लीजिए इसके बाद 2 है, हमारे पास 4 हथियार है, क्योंकि हमारे पास लॉ है, हमारे पास वो आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो रही है, तो हमें सस्ती पड़ेंगी, बनाने में भी आसानी होगी ना। तो भौगोलिक स्थिति यहाँ की बहुत अच्छी थी, यानी कि अगर भौगोलिक स्थिति के अंदर 2 चीज़ें यहाँ पर देखी जाए तो एक तो यहाँ पर क्या था, लौह अयस्क के भंडार थे, और इसका प्रॉफिट ये हो कि खूब सारे इन लोगों ने हथियार वगैरह बनाए, और 2 हथियारों का आविष्कार भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए मैंने क्या कहा था। अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं इसमें दूसरी, तो हाथियों की उपलब्धता थी, और उस समय हाथियों का बहुत योगदान था। अब आप क्योंकि समझें, क्योंकि हाथी जब जाते थे तो ये अपने पैरों से दुश्मन की सेना को कुचलते हुए चलते थे। तो अब ये मान लीजिए जैसे उस समय हाथी, क्योंकि तोप तो हो, अब ये पता है जब युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, पहला युद्ध भी क्यों हार गए तृतीय, क्योंकि वहां पर तोपों का उपयोग किया गया था, और जब पानीपत के तीसरे युद्ध में तोपों का उपयोग हुआ तो ये हाथी बौखला गए, क्योंकि इनने तो इससे पहले तोपें देखी ही नहीं थी। जो चीज हमने देखी नहीं वो हमारे लिए नहीं होगी, तो उसकी आवाज से बिदक कर अपनी ही सेना को चलने लगे थे। तो उस समय क्या कहते हैं, मगध महाजनपद, तो उस समय ये सब चीजें तोप वगैरह नहीं थी, तो हाथी बड़े उपयोगी होते थे, क्योंकि हाथी अपने पैरों से सामने वाली की सेना को कुचलते हुए चले जाते थे, जिससे कि समझ रहे हैं आधी सेना तो हाथियों ने ही मार डाली मान लीजिए अगर हुआ। तो अगर इसके बाद में बात करूं भौगोलिक स्थिति की बात, तो वहां पर आविष्कार यानी कि तकनीकी क्षेत्र में भी थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग था, तकनीक, क्योंकि मैंने आपको अगर बताया था कि वहां पर 2 शस्त्रों का आविष्कार भी हुआ था, एक तो रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक, अगर आपको याद आ रहा हो क्या क्या, एक तो रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। कौन कौन से, रथ मूसल, रथ मूसल क्या है, रथ को तोड़ने के लिए, और महाशिला कंटक 2 हथियारों का आविष्कार इस वंश में हुआ, यानी कि मगध महाजनपद में हो, जिससे कि थोड़ा सा और स्ट्रांग हुए, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी होगी तो हम लोग क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि मगध महाजनपद क्यों सबसे शक्तिशाली था। अगर इसमें बात की जाए तो मगध की स्थापना किसने की, तो एक शासक हुए आपके बृहद्रथ, क्या नाम हो शासक का, बृहद्रथ, जिन्होंने मगध की स्थापना की, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या आपका राजगृह हो जाती है, क्या हो जाती है, गिरिव्रज या राजगृह। तो मगध की जो स्थापना हुई, यानी कि जो मगध के फाउंडर हुए वो कौन हुए, बृहद्रथ हुए, और बृहद्रथ को ही मारकर हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार ने, किन्ने, क्या कहते हैं, बिंदुसार तो वहां चला जाएगा, बिंबिसार था वो, बृहद्रथ की हत्या करके बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो मगध के जो फाउंडर हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, बृहद्रथ हो जाएंगे, और राजधानी क्या हो जाएगी मगध के उस समय, क्योंकि कैपिटल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में इनसे रिलेटेड उस टाइम के, तो राजगृह या गिरिव्रज, राजगृह या गिरिव्रज, और इसी को अगले शासन में भी राजधानी मानी गई, यानी कि मगध में जब बृहद्रथ की हत्या थी, बृहद्रथ की हत्या मैंने आपको बताया किसने की, बिंबिसार ने की, किसने की, बिंबिसार ने की, और जब बिंबिसार ने इसकी हत्या की तो एक नया वंश बना जिससे इसने हर्यक वंश का नाम दिया। तो बिंबिसार ने इसकी हत्या करके एक नए वंश का आविष्कार किया, जिसे हम लोग हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं, हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। तो आइए मूव करते हैं, अब हम लोग देखेंगे डिटेल में हर्यक वंश के बारे में, क्योंकि देखिए बिंबिसार के बाद जो अगला शासक हुआ वो कौन हुआ, आपको मैंने बताया इसका पुत्र जो अजात शत्रु था वो इसके बाद शासन उसने किया। अगर मैं बिंबिसार के बारे में डिटेल से बताऊं तो मैंने आपको कहा था कि इसने अपने राज्य का आविष्कार किससे किया था, वैवाहिक संबंधों को बनाकर किया था। तो जो बिंबिसार था ना वो बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। अगर मैं यहाँ पर इसके उपनाम की बात करूं, इसका एक उपनाम था श्रेणिक, क्या नाम था, श्रेणिक। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बिंबिसार को उपनाम क्या था, तो श्रेणिक था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसने शादी करके 3 शादियों का उल्लेख मिलता है, 3 शादी इसने की थी जिससे इसके राज्य का विस्तार हुआ।
यानी कि जैसे आप अभी भी हैं, जैसे किसी लड़की शादी कर लें जिसके भाई भाई ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति मिल जाती है ना। तो क्या हुआ, हम यहाँ भी हो गया और ससुराल में भी हमें प्रॉपर्टी मिल गई, तो हमारी संपत्ति का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ। वही कॉन्सेप्ट बिंबिसार ने भी अपनाया। उसने ऐसी जगह शादी की जहां उसे काफी प्रॉपर्टी मिल गई, जिससे कि उसका राज्य का विस्तार हुआ। इसने युद्ध नहीं किया कि युद्ध करके मार पीट करके इसने राज्यों को हथिया लिया। इसने सिर्फ माइंड का उपयोग किया। इसने सिर्फ एक ही राज्य जीता था जिसका नाम था अंग। कौन सा राज्य जीता था इसने? अंग राज्य को। और अंग की राजधानी चंपा, यानी कि अंग के तन तन में क्या, चंपा के अंग अंग में दर्द है, मैंने आपको बताया भी था। तो अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बिंबिसार की, तो बिंबिसार का उपनाम हो जाएगा श्रेणिक। और इसने जो वैवाहिक संबंधों के आधार पर, किसके आधार पर? वैवाहिक संबंधों के आधार पर क्या किया? अपने राज्य का विस्तार किया। इसने 3 विवाह किए, मतलब यानी कि 3 विवाहों का इसके उल्लेख मिलता है। अब किए कितने रहे हो ये तो वही जान सकता है, लेकिन जो मेनली हम लोग पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे। एक तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला हो गई। दूसरी राजा चेटक की पुत्री से इसने दूसरा विवाह किया था, चेलना जिसका नाम था। और तीसरा जो थी वो आपकी हो जाएंगी मद्र राजकुमारी क्षेमा। क्या हो जाएगा उनका नाम? मद्र राजकुमारी क्षेमा। यानी कि इस प्रकार से इन्हें कितने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? 3 वैवाहिक। एक सबसे पहला कौन? कौशल नरेश महा की बहन जो थी महाकौशला, प्रसेनजीत उनका नाम था। दूसरा चेटक की पुत्री, क्या नाम था उसका? मैंने आपको बताया भी था अभी जस्ट, चेलना। और जो तीसरा थी वो थी मल्ल देश की, क्या? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा। यानी कि ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो पहले हम लोग देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था? कौशल एक क्या था? महाजनपद था। इसके जो राजा थे प्रसेनजीत, इनकी जो बहन थी, क्या नाम मैंने बताया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला। क्या नाम है? महाकौशला। और ये कौन थी? प्रसेनजीत की बहन, यानी कि सिस्टर थी। तो पहला जो वैवाहिक संबंध इनका हुआ वो हुआ कौशल। यानी कि अब इनको एक चीज कंफर्म हो गई कि अब ये लोग तो आक्रमण करेंगे ना, ये तो अपने हो गए ना। तो इस तरह इसने अपनी भौगोलिक स्थिति को मजबूत किया, मतलब यानी कि अपनी राज्य की सीमाओं को विस्तार किया। दूसरा जो विवाह इन्होंने किया वो इन्होंने किया वैशाली नरेश की पुत्री चेलना से। किससे? चेलना। आपको ये चीजें कंफर्म हो गई होंगी। यानी कि 3 विवाह हुए, तो पहला आपका प्रसेनजीत हो गया, दूसरा वैशाली नरेश की पुत्री, किसकी? वैशाली नरेश की। और क्या नाम था उनका? चेलना। ये चीजें आप, मुझे नहीं लग रहा शायद शादी वादी की बातें भी आप लोग अगर भुला दे रहे हैं तो फिर तो भैया खत्म है। इनकी बीवी धर्म पत्नी कौन हो गई? चेलना हो गई। और जो तीसरा जो था, क्या था तीसरा आपका? तीसरा आपका हो जाएगा जस्ट मध्य देश की राजकुमारी। कौन? कहाँ की? मद्र की राजकुमारी क्षेमा। यानी कि 3 विवाह इनने किए, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिए। और इन्हीं के बाद इनके पुत्र, अभी इनके बाद इन्होंने एक और, मैंने आपको बताया था अंग महाजनपद को जीता था। किससे जीता था? तो आप याद करिएगा, अंग महाजनपद को इनने विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद इनके जो पुत्र, यानी कि सुपुत्र, जिनका नाम था बिंदुसार, वो बिंबिसार का जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, जिसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जो पहले जैन धर्म को मानता था, उसके बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा, उसने इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अपने पिता की हत्या कर दी। और अपने पिता की हत्या करके खुद शासन। तो इनकी हत्या किसने की? मान लीजिए पूछ के लिए गया, तो इनके पुत्र अजातशत्रु ने। और इसके बाद अजातशत्रु खुद शासन करने लगा। अजातशत्रु का भी एक उपनाम था। क्या नाम था? कुणिक। उनका श्रेणिक, बाप का नाम श्रेणिक उपनाम, और बच्चे का उपनाम कुणिक। तो इसका जो उपनाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुणिक। क्या हो जाएगा? उपनाम कुणिक हो जाएगा। और हत्या करने के बाद अजातशत्रु खुद शासन करने लगता है। और अजातशत्रु की हत्या इसका लड़का उदयन कर देता है, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वंश को पितृहंता वंश कहने का रीजन क्या है। अगर इसके बाद में बात करूं
तो इसकी एक पत्नी थी अजातशत्रु का, जिनका नाम था वाजिका। मैं आपको पत्नियों के बारे में सबके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको अगर एग्जामिनर पूछ ले कि इसकी पत्नी क्या है तो आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इनकी धर्म पत्नी जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी वाजिरा। क्या हो जाएंगी? वाजिरा। किनकी धर्म पत्नी? अजातशत्रु की। और अजातशत्रु ने एक महाजनपद को जीता जिसका नाम था वैशाली। तो इसने किसको जीता? वैशाली को जीता। और किसको जीता? वैशाली को जीता। और इसके बाद इसके पुत्र उदयन ने, किसने? उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उसने कहा कि बेटा ऐसा करो, बहुत दिन तुम शासन कर चुके, अब हम करेंगे। तुमने अपने बाप को मारा, हम अपने बाप को मारेंगे। तो उदयन ने हत्या कर दी। किसकी? अपने पिताजी अजातशत्रु की। और हत्या करके खुद शासन करने लगा। और उदयन के बाद जो शासन हुआ, इसके बाद सब कमजोर शासक हुए, यानी कि इस वंश में फिर कोई इतना स्ट्रांग शासन नहीं हो पाया। और उदयन ने पाटलिपुत्र, जो कि अभी बिहार में पड़ता है, उसकी स्थापना भी की थी, जो गंगा, सोन और कोई एक और नदी थी, जिसके मुहाने पर उसने एक शहर का निर्माण किया, आविष्कार, यानी कि पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी भी बनाया। किसने? उदयन ने। इसकी स्थापना की और फिर इसको अपनी राजधानी भी बनाया। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आपका अंतिम शासन होता है इस वंश का, वो होता है नागदशक। कौन हो जाएगा इसका अंतिम शासक? नागदशक। कौन है इसका अंतिम शासक? है यानी कि यहीं पर हर एक वंश, जिसको हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों कहता है इसे? आप समझ ही गए होंगे कि इसके मैक्सिमम शासकों ने अपने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं पानी पी लूं। तो आइए हम लोग इसके बाद जो देखने वाले हैं नेक्स्ट मूव करेंगे। अब देखिए, आपने ढेर सारी चीजें इसके बाद कंफर्म कर ली, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। इसके बाद जो अगला वंश मैंने आपको बताया था वो था आपका शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो फाउंडर था शिशुनाग ही था। और शिशुनाग किसकी हत्या करके? शिशुनाग वंश, तो हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश बना। और शिशुनाग वंश का जो फाउंडर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो फाउंडर हो जाएगा वो आपका शिशुनाग हो जाएगा। और शिशुनाग के बाद जो अगला शासक होगा इसका, जिसका नाम है कालाशोक। कालाशोक वही है जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। कौन सी बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पहली कहाँ हुई आपकी? दूसरी, तीसरी, चौथी, मैंने आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ एक क्रम से पढ़ाई हुई हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो, पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई कालाशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। क्या नाम था उनका? सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपके सबाकामी हो जाएंगे। ये 383 BC यानी कि 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई होंगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जितने भी इसमें शासक हुए मैक्सिमम ने किसी न किसी जगह को जीता था। तो इसने भी एक जगह को जीता था जिसका नाम था अवंती। क्या नाम था उसका? तो इसने अवंती को जीता था। किसने जीता था अवंती को? आपके जो शिशुनाग थे, शिशुनाग ने अवंती को जीता था। अगर इसके बाद बात की जाए तो ये वंश में 2 ही स्ट्रॉन्ग शासन हुए। इसके बाद जो शासक हुआ आपका नंदीवर्धन, जो कि इसका अंतिम शासक था, जो ज़्यादा समय तक इस पर शासन नहीं कर पाया। नंदीवर्धन इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो पहला और अंतिम शासक ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हुआ भी करते हैं। तो जो अंतिम शासन हो जाएंगे वो हो जाएंगे नंदीवर्धन। क्या नाम हो जाएगा उनका? नंदीवर्धन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
तो यहीं पर आपका दूसरा वंश यानी कि शिशुनाग वंश का समापन होता है। अब शिशुनाग वंश में नंदिवर्धन की हत्या करके एक नया वंश बनेगा जिसका नाम होगा आपका नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। तो इसका जो फाउंडर हो जाएगा वो हो जाएगा महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद जो शासन होगा वो होगा घनानंद का, और घनानंद इस वंश का अंतिम शासक होता है। और इसी के समय सिकंदर महान भारत की ओर आया था और चाणक्य इसको बताने गया था कि सिकंदर बहुत तेजी से भारत की ओर आ रहा है और मगध ही इस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो आप ही हैं जो उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन घनानंद ने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया था। उसने कहा मैं क्यों परेशान हूँ। तो अभी तो सिकंदर बहुत दूर है। अगर इसके बाद बात की जाए तो यहीं पर इस वंश का मतलब नंद वंश का समापन होता है। महापद्म ने कुछ उपाधियां भी, जैसे कि एक राठ हो गया आपका, छत्रांतक हो गया, छत्रांतक हो गया, इसने कुछ इस तरह की उपाधियां भी ग्रहण की थी। क्या है ये? एक राठ है, इस बात को समझिएगा। उपाधियां जैसे कि आपने देखा होगा विक्रमादित्य क्या है, एक उपाधि है ना, तो उसी तरह इसने भी कुछ उपाधियां धारण की थी। किसने? महापद्म ने। महापद्मनंद कौन था? घनानंद का पिताजी था। नंद वंश में घनानंद की हत्या या हरा कर एक नया वंश बनता है जिसे मौर्य वंश कहते हैं, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी करते हैं। तो ये चीजें आपको एकदम कंफर्म हो चुकी होंगी। तो आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें कंफर्म होंगी कि महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, इसके शासक कौन कौन थे, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश की ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शक्तिशाली वो नहीं है जिसे सब कुछ मिल गया। शक्तिशाली वो है जिसने, मान लीजिए कभी आपको एक गिलास पानी दे दिया गया, आप शक्तिशाली तब कहलाएंगे कि आपने उस एक गिलास पानी से कुछ ऐसी चीज बना दी यानी कि जो लोगों के लिए इफेक्टिव। आपका उसने, मान लीजिए मैंने आपको 5 रुपए दिए, आप उन 5 से अगर 50 बना रहे हैं तब तो आज कुछ कर रहे हैं आप। मेहनत, पैसे, मैं कहता हूँ पैसे से नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर आप अपना विकास कर रहे हैं तो आप समझिए आप इस देश का भी विकास कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको चाहिए कि आप कुछ कर पाए तो उसके लिए आपको मेहनत से कभी जी नहीं चुराना। मेहनत सफलता का एकमात्र जो पर्याय है, एक रास्ता है, वो है मेहनत। मेहनत के बिना संसार में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।